हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ अर्थमेटिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हमारे आईबीपीएस एएफओ एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। लास्ट वीडियो में हमने डीआई डिस्कस की थी और आज हम कुछ अर्थमेटिक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, आईबीपीएस एएफओ एग्जाम में अगर हम अर्थमेटिक टॉपिक की बात करते हैं तो अर्थमेटिक का वेटेज पहले बहुत कम होता था, 10 to 12 क्वेश्चन, पर यह वेटेज धीरे धीरे हमारे एग्जाम में बढ़ता जा रहा है। एंड अब जो नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे अर्थमेटिक टॉपिक से होते हैं तो वो हमें 15 to 20 का वेटेज देखने के लिए मिल रहा है। और जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है हमेशा मॉडरेट टू डिफिकल्ट रह रहा है आईबीपीएस एएफओ में। तो आज जो हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसी लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे एंड जिस टाइप से हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं हमारे अर्थमेटिक के आज के क्वेश्चंस। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, देखिए क्या है, पी इन्वेस्ट X rupees under a simple interest at a rate of 10% per annum for the Y year, and they receive amount as a 9x and at the end of the Y year. If M invests 2x under the simple interest at a rate of Z% per annum for Y year and receive amount 22x at the end of year, ठीक है, Y year. तो हमें यहाँ पे क्या पूछा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जेड। पॉइंट समझना, अब पहले जो क्वेश्चंस आते थे उसमें हमें मोस्टली डाटा कहीं ना कहीं दिया होता था। अब जो हमारे अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आते हैं ना कहीं वहां पर वेरिएबल फॉर्म में डाटा दिया होता है और उसके रिस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन फाइंड करना हमारे लिए क्या हो जाता है, डिफिकल्ट। पर एग्जाम में, ठीक है, बैंकिंग एग्जाम में अब जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं वो वेरिएबल बेस्ड ही आ रहे हैं, तो हमें क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट आना चाहिए टॉपिक का, तो हम क्वेश्चंस को इजीली कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये जो क्वेश्चन है सिंपल इंटरेस्ट का है। हमें सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला हम चीजों से रटते हैं, ठीक है, पॉइंट समझना, हमें कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। जो हमारा रेट परसेंट होता है ना वो रेशियो होता है किसका, इंटरेस्ट अपॉन में प्रिंसिपल का, ठीक है, किस कंडीशन पे, ओनली फॉर 1 ईयर, ठीक है। 1 ईयर के लिए हमारा जो रेट परसेंट होता है वो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल के रेशियो को डिफाइन करता है। हम क्वेश्चंस को उसी मेथड से पीआरटी अपॉन में हम वैल्यू को पुट नहीं करेंगे और सिंपल अप्रोच से यानी परसेंटेज के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए फर्स्ट लाइन में हमें दिया गया है पी जो है ना वो x रुपीज इन्वेस्ट करता है, यानी प्रिंसिपल इज x, ठीक है, यानी हमें इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या दिया है, तो प्रिंसिपल इज x, ठीक है, एंड सिंपल इंटरेस्ट एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10% पर एनम। हमें यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% गिवन है, ठीक है, एंड कितने टाइम के लिए करता है, तो टाइम इज बाय ईयर, टाइम की वैल्यू हमें यहाँ पे गिवन है। एंड रिसीव द अमाउंट एज ए 9x, और अमाउंट क्या रिसीव करता है, तो अमाउंट रिसीव करता है 9x। पॉइंट समझना, मैंने क्या बताया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा किसका रेशियो होता है, सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 10%, 10% की फ्रैक्शन इज 1/10। 1/10 क्या डिफाइन करती है कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो 1 यूनिट का इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है, और हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा 1 ईयर में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 11, ठीक है। पर यहाँ पे क्लियर देखिए हमारा प्रिंसिपल है x और अगर हम बात करते हैं यहाँ पे अमाउंट है 9x, ठीक है, तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट इज 8x, ठीक है। और यहाँ पे मैं डायरेक्टली भी कह सकती हूँ, डायरेक्टली क्या है, 9 टाइम्स है, ठीक है, प्रिंसिपल का अमाउंट क्या है, 9 टाइम्स है। अगर प्रिंसिपल यहाँ 10 है, ठीक है, तो इसका 9 टाइम आपके अकॉर्डिंग यानी अमाउंट कितना होना चाहिए, 90 अमाउंट कितने टाइम में होगा, तो पॉइंट समझना, 10 से अगर 90 अमाउंट चाहिए तो यहाँ पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 80 यूनिट का, और 1 यूनिट इंटरेस्ट मिल रहा है 1 ईयर में, ठीक है। 1 यूनिट जो इंटरेस्ट है, ठीक है, वो कितने टाइम में मिल रहा है, 1 ईयर में। तो पॉइंट समझना, 80 यूनिट इंटरेस्ट कितने टाइम में मिलेगा, 80 ईयर्स में, ठीक है। यानी यहां से अगर हम देखें तो ये y ईयर की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, 80 ईयर्स, ठीक है। हमने इसे पीआरटी अपॉन 100 की फॉर्म में क्वेश्चंस को नहीं रखा है, ठीक है, कॉन्सेप्ट से किया है। हमारे पास जो रेट परसेंट का कॉन्सेप्ट होता है हमने उसी से इसे क्लियर किया। अब ये देखिए हमने यहाँ y की वैल्यू फाइंड कर ली, अब यही y की वैल्यू हमें नेक्स्ट कंडीशन में पुट करनी है। रीजन, वहां पे हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट Z% की वैल्यू मिस की गई है और हमें वो कहीं ना कहीं फाइंड करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या है, M इन्वेस्ट 2x रुपीज, ठीक है, अंडर ए सिंपल इंटरेस्ट एट ए रेट ऑफ Z%, ठीक है। M ने क्या किया, 2x रुपीज इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, Z% रेट ऑफ इंटरेस्ट से और टाइम इज y ईयर,
y की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके 80। इस बार हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल सेकंड कंडीशन से देखिए क्या है आपके पास 2x, और अब अमाउंट की वैल्यू आपके पास देखिए कितनी है 22x। ठीक है, टाइम की वैल्यू आपके पास इस बार 80 इयर्स गिवन है। ठीक है, टाइम की वैल्यू 80 इयर्स हमारे पास क्या है, गिवन है। तो अब क्या बचा, हमें जेड परसेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वो पॉइंट समझना, हमारे पास रेट परसेंट फॉर ओनली फॉर 1 ईयर क्या होता है, तो रेट परसेंट होता है सिंपल इंटरेस्ट एंड प्रिंसिपल का रेशो। पर ये किस कंडीशन में होता है, ओनली फॉर 1 ईयर। अगर टाइम की वैल्यू कुछ गिवन है तो टाइम इनटू में रेट परसेंट होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है 2x से अगर हम कहें तो कोई वैल्यू 22x हो रही है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, तो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 20x। इंटरेस्ट इज 20x। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 20x, प्रिंसिपल इज 2x। ठीक है, रेट परसेंट हमें फाइंड करना है, तो r अपॉन में 100 हो जाएगा, परसेंट का साइन जैसे ही रिमूव करेंगे, एंड टाइम t की वैल्यू हमारे पास कितनी है 80। ठीक है, इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, देखिए x से x कैंसिल एंड ये कैंसिल तो 10। ठीक है, और ये फ्रिक्शन कितनी आएगी 4/5। 4/5 मुझे r की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में चला जाएगा 50/4। ठीक है, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 50/4। 50/4 इज 12.5%। ठीक है, तो रेट परसेंट इज 12.5% जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Next question is, there are 2 classrooms in a coaching center A and B with strength is ratio 3:1 and the ratio of boys and girls in classroom A is 1:2 and that in classroom B is 2:3. Students of both classrooms are made to sit in a row of boys and girls with each row having equal number of students. If the maximum number of students possible in a row is 65, then find the difference between the number of boys in classroom A and B. देखिए हमें यहाँ पे क्या बताया गया, 2 क्लासरूम है A and B। ठीक है, क्लासरूम A और B में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है ना, उनका हमें रेशियो गिवन है, कितना है तो 3:1। एंड देन हमें क्या बताया गया, जो क्लासरूम A में नंबर ऑफ स्टूडेंट है उसमें बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो भी हमें गिवन है। ऐसे ही सिमिलर हमें क्लासरूम बी में बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो हमें गिवन है। ठीक है, देन हमसे ये पूछा गया है क्लासरूम ए और बी में जो नंबर ऑफ बॉयज है ना, उनका डिफरेंस बताना है फर्स्ट थिंग। पर एक कंडीशन अप्लाई होती है कि इन क्लासरूम्स में जो बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, उन्हें एक रो में बिठाया गया है। तो जिस भी रो में इन बॉयज और गर्ल्स को बिठाया गया है, ठीक है, यानी रो जो है, एक रो है तो इसमें टोटली सारे बॉयज हैं और एक रो है जिसमें टोटली गर्ल्स है। पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रो है, नंबर ऑफ रोज है, ठीक है, जिसमें इनको बिठाया गया है। पर नंबर ऑफ रोज जो भी है उसमें जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू है ना, वो इक्वल है, इक्वल नंबर ऑफ स्टूडेंट है। तो हमसे ये पूछा गया है कि ये बताना है कि बॉयज एंड गर्ल्स, ठीक है, हमें ये बताना है कि जो क्लासरूम ए और बी में जो बॉयज है ना, उनका डिफरेंस। तो पॉइंट समझना, पहले जब हमें इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल वैल्यू यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज्यूम करने होते हैं तो हम कैसे करते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन में मेन चैलेंज यही है कि हम फ्रैक्शंस में ना कन्वर्ट हो, फ्रैक्शंस में वैल्यू को कन्वर्ट ना करें, कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो देखिए हमारे पास जो कंसेप्ट दिया है ना, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या है, 2 क्लासरूम है ए एंड बी। ठीक है, इन क्लासरूम में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो है ना, वो कितना है 3:1। 3:1। तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने एज्यूम करूं, तो वो हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज है। टोटल स्टूडेंट्स क्या हम एज्यूम करें, वो हमारे लिए सबसे मेन चैलेंज है। ठीक है, बॉयज क्लासरूम ए और क्लासरूम बी में, ठीक है, जो हमारे पास नंबर ऑफ स्टूडेंट है उनका रेशियो है 3:1। अब देखिए क्लासरूम ए में भी जो बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो है ना, वो हमें गिवन है, और बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो कितना है 1:2। ठीक है, एंड क्लासरूम बी में भी ना बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो हमें क्या है, गिवन है। ठीक है, और वो कितना है 2:3। ये बात क्लियर है, बॉयज टू गर्ल्स का रेशियो हमें क्या है 2:3 गिवन है। अब देखिए हमारे को यहाँ पे क्या चीज दी गई है, ठीक है, यहाँ पे हमें कंडीशन बताई गई है कि नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स को रो में बिठाया गया है, और जो नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है, ठीक है, रो में वो इक्वल है। जितनी भी रोज है उसमें नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स क्या है, इक्वल है। ये कंडीशन हमें क्लियर की गई है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से अगर हम बात करें
तो पहले सबसे मेन चैलेंज है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट एज्यूम करना। हम क्या एज्यूम करेंगे, तो जब भी हमारे पास रेशियो के टर्म्स में सब डिवाइड होती है वैल्यू, तो जो हम टोटल एज्यूम करते हैं ना, वो हमेशा कैसे एज्यूम करते हैं, जो इन रेशियो का सम होता है उसका मल्टीपल। फर्स्ट रेशियो इज 3:1 जिसका सम इज 4। सेकेंड रेशियो इज 1:3 जिसका सम इज 3, ठीक है। एंड थर्ड रेशियो इज 2:3 जिसका सम इज 5। तो इनका मल्टीप्लीकेशन अगर हम कहें तो कितना हुआ 60। तो हम कितना एज्यूम करेंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60x, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 60x, जिसमें A टू क्लासरूम B में जो नंबर ऑफ स्टूडेंट है 3:1 है, ठीक है। तो हम इसमें डिवाइड कर देंगे तो कितना, क्लासरूम A में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इज 45x एंड क्लासरूम B में कितने हैं 15x। अब देखिए क्लासरूम A और B में भी क्या है, बॉयज टू गर्ल्स डिवाइड किया हुआ है, इसे डिवाइड करेंगे। 45x को 1:2 में डिवाइड करेंगे तो 3 यूनिट इज इक्वल टू 45, 1 यूनिट इज इक्वल टू 15। तो यानी 15x तो बॉयज है एंड 30x क्या है, गर्ल्स, ठीक है। ऐसे ही क्लासरूम B में, ठीक है, टोटल इज 5 यूनिट इज इक्वल टू 15x, तो 1 यूनिट इज इक्वल टू 3। तो ये 6x तो क्या है, बॉयज है एंड 9x हमारे पास क्या है, गर्ल्स। ये बात क्लियर होती है। अब देखिए हमारे पास टोटल बॉयज और टोटल गर्ल्स पहले कितनी है, तो देखिए टोटल गर्ल्स काउंट तो 30 + 9 इज 39x, ठीक है। टोटल गर्ल्स की अगर हम बात करते हैं तो कितनी है 39x। टोटल बॉयज की अगर हम बात करें तो बॉयज कितने हैं हमारे पास, 15 + 6x इज 18x, 6 है, ठीक है, 21x, ठीक है, 3 नहीं है, 15 + 6x है, 15 + 6x इज 21x। अब पॉइंट समझना, टोटल नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स है, हमें इन्हें किसी रो में बिठाना है और जिस भी रो में हम बिठा रहे हैं, जितनी नंबर ऑफ रोज में, उन रोज में बॉयज और गर्ल्स की वैल्यू क्या है, सेम है। तो हम इन दोनों नंबर ऑफ टोटल गर्ल्स और टोटल बॉयज का क्या लेंगे, HCF, तभी तो हम नंबर ऑफ रोज में इन्हें बिठा पाएंगे और इक्वल। और 21x एंड 39x का HCF हमारे पास क्या होगा, 3x। इन दोनों का HCF क्या होगा, 3 का मल्टीपल है 3x, ठीक है। तो यानी HCF कितना आ गया, 3x। यानी एक रो में मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट जो हम बिठा सकते हैं, चाहे गर्ल्स है चाहे बॉयज, तो वो 3x है। और हमें क्लियर बताया गया है एक रो में जो नंबर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट बैठ सकते हैं वो कितनी है, 65। तो यानी यहाँ से क्लियर होता है 3x की वैल्यू कितनी है, 65। क्लियर है। अब हमसे क्या पूछा जा रहा है, हमें बॉयज क्लासरूम A और क्लासरूम B में बॉयज जो है इनका डिफरेंस बताइए। तो क्लासरूम A में जो बॉयज है वो 15x है और क्लासरूम B में जो बॉयज है वो 6x है। इनका डिफरेंस कितना है, तो इनका डिफरेंस इज 9x। 3x की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 65। तो हमें 9x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो 9x की वैल्यू क्या होगा, इसका 3 टाइम, तो इसका भी 3 टाइम, 65 इंटू में 3 इज 195। तो क्लासरूम A और क्लासरूम B में जो नंबर ऑफ बॉयज और नंबर क्लासरूम A एंड B में जो नंबर ऑफ बॉयज है उनका डिफरेंस कितना है, 195, जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द पब्लिकेशन पब्लिश्ड 5000 बुक्स फॉर ₹5 lakh, ठीक है, at a cost price and gave 1000 book free to the some bookshop. He also allowed a discount of 20% on MRP and gave 2 books free every purchase of 38 books. Find the amount of profit if the MRP of the each book is 200 rupees. पॉइंट समझना, एक पब्लिशर है जिसने कितनी बुक पब्लिश की है, 5000 बुक, और उसकी जो कॉस्ट है ना वो कितनी हमारे को दी है, 5 लाख रुपीज। ठीक है। अब देखिए 5000 बुक की अगर हम बात करते हैं, कॉस्ट कितनी है आपके पास, 5000 रुपीज। तो हम एक बुक की कॉस्ट फाइंड कर सकते हैं, पर हमें ओवरऑल एक बुक की कॉस्ट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। नेक्स्ट लाइन क्या दी है कि इस 5000 में से ना 1000 बुक तो क्या है, पब्लिशर ने कुछ बुक शॉप पे फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी है, तो उसकी सेलिंग प्राइस तो काउंट होगा नहीं, तो हम उसे डिडक्ट कर देते हैं। कितनी बुक्स बची, 4000 बुक्स बची। अब देखिए नेक्स्ट उसने क्या कहा है कि एवरी परचेज ऑफ 38 बुक्स, ठीक है, 2 बुक्स क्या दी जा रही है, पर फ्री। तो पॉइंट समझना, ठीक है, यहाँ पर कॉस्ट कितने की जा रही है, तो कॉस्ट यहाँ पे 40 बुक्स की जा रही है,
ठीक है। और अगर हम सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में बात करें तो हमें 38 बुक्स का सेलिंग प्राइस मिलेगा। ठीक है, अब रिमेनिंग बुक्स है कितनी, 4000। ठीक है, तो 4000 बुक अगर हम सेल करते हैं ना तो उसके रिस्पेक्ट में हमें पेमेंट कितने की मिलेगी, तो 3800 बुक्स की पेमेंट मिलेगी। ठीक है, हम कितने का सेलिंग प्राइस मिलेगा, 3800 का। ये बात तो क्लियर होती है। अब एक बुक की एमआरपी हमें गिवन है। ठीक है, एक बुक की एमआरपी हमारे पास कितनी है, 200 रुपीज। ठीक है, और इस बुक की एमआरपी पे क्या दिया जा रहा है, 20% का डिस्काउंट। ठीक है, 200 का 20% इज 40 रुपीज। ठीक है, 20% डिस्काउंट दिया जा रहा है, तो इस बुक को सेल की, एक बुक का सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा, तो 200 का 20% इज, ठीक है, 40 रुपीज का तो क्या है डिस्काउंट, तो सेलिंग प्राइस इज 160 रुपीज। ठीक है, तो ओवरऑल हमें टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करना है। तो टोटल सेलिंग प्राइस हमारे पास क्या होगा, तो टोटल सेलिंग प्राइस इज, एक बुक का सेलिंग प्राइस इज 160। ठीक है, एंड बुक्स कितनी सेल की जा रही है, तो 5000 बुक्स पब्लिश हुई थी, पर उसमें से कुछ बुक्स एज ए फ्री दे दी गई है। फाइनली जो सेल हो रही है वो कितनी है, 3800। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल सेलिंग प्राइस, और टोटल कॉस्ट प्राइस आपके पास 5 लाख रुपीस है। हमसे क्या पूछा गया, प्रॉफिट। तो आप यहां से टोटल सेलिंग प्राइस फाइंड करेंगे और उसमें से क्या डिडक्ट करेंगे, टोटल कॉस्ट प्राइस। तो आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, जो इन ऑप्शंस में से होगा। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पारस एंड पुनीत स्टार्टेड ए बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग 18,000 रुपीज एंड 24,000 respectively. Paras also work as a active manager and for that, ठीक है, receive as a commission which is equal to the 30% of the profit if the difference between amount received by Paras and Puneet at the end of the year is 2000. पॉइंट समझना, यहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं बताया गया। तो जब हमारे पास कोई भी वैल्यू, कोई भी अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है, तो जो प्रॉफिट शेयर डिस्ट्रीब्यूट होता है वो किसके रेस्पेक्ट में होता है, तो प्रॉफिट ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम, जो हमने अमाउंट इन्वेस्ट किया है, ठीक है, और इनटू टाइम। पर यहाँ टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इक्वल टाइम ड्यूरेशन के लिए। तो प्रॉफिट शेयर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, पारस ने कितना इन्वेस्ट किया है, तो पारस ने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया है वो 18,000 है। ठीक है, एंड पुनीत ने जो इन्वेस्ट किया है वो कितना अमाउंट है, 24,000 है। तो इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो कितना है, 3:4। तो इनका प्रॉफिट का शेयर भी यही होगा। पर यहां पर एक चीज क्लियर बताई गई है, ठीक है, जो पारस है ना वो यहाँ पर एक्टिव, ठीक है, एक तरीके से एक्टिव मैनेजर है, जिसने वर्क किया, उस वर्क के रिस्पेक्ट में भी उसे कुछ शेयर मिल रहा है, और वो कितना है, टोटल प्रॉफिट का 30%। जब टोटल प्रॉफिट की बात की जाती है ना, तो टोटल प्रॉफिट हमेशा हम क्या एज्यूम करते हैं, 100 यूनिट। कितना एज्यूम करते हैं, 100 यूनिट। इस 100 यूनिट में से 30% इज 30 यूनिट। ठीक है, तो 30 यूनिट किसको मिल रहा है, एज ए, तो 30 यूनिट एज ए पारस को मिल रहा है प्रॉफिट शेयर। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द कितना रहता है, 70 यूनिट, जो किनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनके इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में पारस और पुनीत के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, कितना है, 70 यूनिट। ठीक है, 70 यूनिट इज इक्वल टू 7। ठीक है, 7 यूनिट इज इक्वल टू इनडायरेक्टली 7। तो यहां से पारस को कितना मिलेगा, इस 70 में से 30, एंड पुनीत को उनके इन्वेस्टमेंट की वजह से 40 यूनिट। पर पॉइंट समझना, पारस को 30 यूनिट तो उसके इन्वेस्टमेंट से मिल रहा है, एंड 30 यूनिट उसको किस वजह से मिल रहा है, बिजनेस को मैनेज करने से। ठीक है, तो पारस को फाइनली कितना मिल रहा है, 60 यूनिट, एंड पुनीत को कितना मिल रहा है, 40 यूनिट। इन दोनों के प्रॉफिट में जो डिफरेंस है वो कितना है, 20 यूनिट का, और 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 2000। तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 100। ठीक है, और हमसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, द फाइंड दी प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट बताना है। तो 100 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ठीक है, तो 100 यूनिट की वैल्यू 10,000, जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई करेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, हमारा जो क्वेश्चन है वो टाइम इन वर्क से है। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज में हम इसी क्वेश्चन को डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी मैं लेके आऊंगी, पर तब तक इस क्वेश्चन को आप लोग खुद सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में भी हम अर्थमेटिक के ही मॉडरेट लेवल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे।